पिता परिवार के ढांचे में एक अहम स्थान रखते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने पिता के बिना बड़े होने के लिए मजबूर होते हैं, या इससे भी बुरा, ऐसे पिता के साथ बड़े होते हैं जो सचमुच कहीं और होना पसंद करते हैं। पहले के सालों में यह माना जाता था कि एक पिता का काम सख्त होना है, बिना किसी चिंता के दिखना और बस एक गुस्सैल व्यक्ति की तरह व्यवहार करना। आखिरकार एक आदमी कैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, यह तो मर्दानगी के खिलाफ है। खुशकिस्मती से पिछले कुछ दशकों में दुनिया काफी बदल गई है और हम सब अब यह समझते हैं कि बच्चों को उनके पिता की कितनी जरूरत होती है, कभी कभी तो माँ से भी ज्यादा। लेकिन जब काइली मैकमुलन के पिता रोनाल्ड ने 911 पर कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, तो हर कोई हैरान और चिंतित था। सोचिए, एक पिता ने जो कुछ देखा वह असंभाव्य था। यह इतना दिल तोड़ने वाला और कष्टकारी रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे काइली की मौत की जांच की गई और अधिक विवरण सामने आए, जो कुछ बताया जा रहा था वह मेल नहीं खा रहा था। काइली मैकमुलन का यह दुखद मामला बेहद त्रासद, भयानक और उलझन भरा है, लेकिन यह आपको विश्वासघात की सबसे असहज भावनाओं से भर भी सकता है। पीड़िता, स्वागत है स्टोरी टॉक में। मैं आपका होस्ट और साथी ऋषभ, और मैं हर हफ्ते नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पोस्ट करता हूं। तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। यह मुफ्त है और आपको मेरी भविष्य की वीडियोस के बारे में अपडेट रखेगा। काइली जो मैकमुलन का जन्म 20 दिसंबर 1994 को रोनाल्ड, रॉनी और करेन मैकमुलन के घर हुआ था, जो नॉर्मन, ओक्लाहोमा में रहते थे। वह वहीं पैदा हुई और पली भी, और यह वही जगह है जहां यह मामला हुआ। काइली एक अरविंद और बाहर लड़की थी जो चीयरलीडिंग को पसंद करती थी। 8 साल की उम्र में काइली ने ओक्लाहोमा ट्विस्टर्स ऑल स्टार्स चीयरलीडिंग टीम ज्वाइन की। यहीं से काइली ने महसूस किया कि उसे चीयरलीडिंग में एक प्राकृतिक क्षमता है और उसे यह बहुत पसंद था, इतना कि उसने हाई स्कूल के दौरान भी चीयरलीडिंग की। वह नॉर्मन नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और चीयरलीडर के रूप में अपने समय में काइली ने पूरे देश में यात्रा की, कई चीयर प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें ओरलैंडो, फ्लोरिडा में चीयरलीडिंग वर्ल्ड्स भी शामिल थे। इतनी अधिक अनुभव के साथ वह एक वर्सिटी को कैप्टन थीं और उन्होंने अपनी टीम को 2012 से 13 6 राज्य खिताब जीतने में मदद की। उनके चीयर टीम के सदस्यों के अनुसार काइली एक उज्ज्वल और बहुत सहायक टीम लीडर थीं। वह हमेशा अपनी पूरी मेहनत करती थीं, लेकिन साथ ही वह बहुत सरल और जमीन से जुड़ी हुई थीं और हमेशा अपनी टीम की दूसरी लड़कियों का ख्याल रखती थीं। 2013 में काइली ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन कॉलेज के बाद काइली अपने गृह नगर वापस लौट आई क्योंकि उसके पास अन्य योजनाएं थीं। काइली का एक बहुत सहायक और उपचारक व्यक्तित्व था। वह लोगों की जान बचाने में मदद करना चाहती थी, इसलिए कॉलेज खत्म करने के बाद उसने नॉर्मन में अपनी EMT प्रमाण पत्र प्राप्त की। मामले के समय काइली CSL प्लाज्मा में काम कर रही थी और नॉर्मन रीजन EMS स्टैट के साथ EMT के रूप में काम कर रही थी। काइली को यह काम बहुत पसंद था। यह वही था जो वह अपनी पूरी जिंदगी करना चाहती थी, और यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि यह उसकी सपना नौकरी थी। काइली एक वफादार और भरोसेमंद व्यक्ति थी। वह एक बेहतरीन बेटी और दोस्त थी, और उसे जानने वाले किसी भी व्यक्ति के पास उसके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं था। लेकिन बात यह है कि सबसे प्यारे लोग भी कभी कभी दुखों का शिकार बन सकते हैं, और काइली के लिए वह इसे फर्स्ट हैंड सीखने वाली थी। मामले के समय काइली अपने परिवार के घर से बाहर जा चुकी थी, लेकिन अभी भी नॉर्मन में ही रहती थी। वह अपने परिवार से अक्सर मिलने जाती थी और कभी कभी तो कुछ रातें भी वहां बिताती थी। काइली और उसका परिवार बहुत करीब थे, इसलिए ऐसा होना समय समय पर सामान्य बात हो गई थी। काइली का कुछ रिश्तों में भी संबंध था, लेकिन उस समय जून में वह सिंगल थी, लेकिन एक आदमी के साथ डेट पर गई थी। 28 जून को काइली ने अच्छे से तैयार होकर अपने डेट के साथ शाम का समय बिताया। सब कुछ ठीक ठाक चला और काइली देर रात को अपने माता पिता के घर वापस लौटी। लेकिन यही वह समय था जब सब कुछ बदल गया। सुबह के शुरुआती घंटों में 6 बजे से पहले काइली के पिता रोनाल्ड ने 911 पर कॉल किया। कॉल में एक परेशान रोनाल्ड ने डिस्पैचर से कहा कि उनकी बेटी काइली अब सांस नहीं ले रही है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद को एक हथियार से नुकसान पहुंचाया था। जब उसे काइली पर CPR करने का निर्देश दिया गया तो रोनाल्ड ने बड़े ठंडे ढंग से कहा कि काइली अब मर चुकी है और वह सांस नहीं ले रही थी, CPR बेकार होगा। लेकिन कॉल के अंत में रोनाल्ड ने 911 डिस्पैचर से कहा कि उनकी पत्नी करेन फिर भी CPR दे रही हैं। कॉल के तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर्स मैकमुलन के घर पहुंचे और अंदर जाकर जो देखा वह उन्हें हैरान कर दिया। लिविंग रूम के फर्श पर एक अब बिना जान की काइली पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गंभीर घाव थे।
लिविंग रूम एक बुरे सपने जैसा था और ऑफिसर्स ने रोनाल्ड की शर्ट पर लाल दाग देखे और वह स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक थे। करेन फर्श पर अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रही थीं, आंसू आंखों में थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि देर हो चुकी थी। 22 वर्षीय काइली मैकमुलन अब जा चुकी थी और जांचकर्ता भ्रमित थे। उनके पास बहुत सारे सवाल थे। कैली का शव तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यहीं से पुलिस ने कुछ बहुत अजीब देखा। रोनाल्ड, जिसकी शर्ट पर निश्चित रूप से कैली का खून लगा हुआ था, उसे धोने की कोशिश कर रहा था। जांचकर्ताओं ने बार बार उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। एक समय ऐसा आया जब उसे शारीरिक रूप से रोकना पड़ा ताकि वह अपनी शर्ट से और अधिक खून न हटा सके। लेकिन बात यह है कि लोग अजीब तरीके से शोक व्यक्त करते हैं, इसलिए उस समय यह ज्यादा चिंताजनक नहीं था। फिर भी जांचकर्ताओं को यह हैरान कर देने वाला था कि खून रोनाल्ड पर कैसे लगा। यह संभव था कि यह तब हुआ जब उसने कैली को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन खून की मात्रा यह बेहद असामान्य थी। जब जांचकर्ताओं ने रोनाल्ड से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कैली से मिलने के बाद बाथरूम गया था। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि कैली एक हथियार के साथ खेल रही थी और उसने उससे पूछा कि क्या वह लोडेड है। रोनाल्ड तुरंत उस हथियार को उससे छीनने के लिए झपटा और तभी वह गोली चल गई, जिससे कैली को तुरंत और दुखद रूप से गोली लग गई और उसकी जिंदगी का अंत हो गया। इस बिंदु पर यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि कैली ने यह हथियार पहली बार में क्यों लिया था, लेकिन यह जांच के इस चरण में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। पुलिस को कहीं से शुरुआत करनी थी, इसलिए उन्होंने कैली के फोन की जांच शुरू की और इस बीच उन्होंने कैली की तारीख से संपर्क किया। जांचकर्ताओं को लगा कि शायद डेट पर कुछ गलत हुआ था, जिससे कैली ने अपना जीवन समाप्त करने का विचार किया हो। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी से बात की जिसके साथ कैली डेट पर गई थी, तो उन्होंने पाया कि सब कुछ ठीक था। वे बात करते थे, कुछ खाया और फिर घर चले गए। जांचकर्ताओं को फिर से शून्य पर आकर खड़ा होना पड़ा और वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और कैली के फोन और टेक्स्ट रिकॉर्ड्स का इंतजार कर रहे थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वह बहुत अजीब थी। चोट और कैली के चेहरे पर लगे निशानों के आधार पर बैलिस्टिक विश्लेषण ने यह दिखाया कि गोली लगभग 18 इंच की दूरी से चलाई गई थी। अब यह पुलिस के लिए तुरंत अजीब था। देखिए, अगर कैली ने यह खुद किया होता और रोनाल्ड की कहानी सच होती, तो हथियार उसके चेहरे से लगभग 12 से 14 इंच की दूरी पर होना चाहिए था। यह अंतर छोटा सा लगता है, शायद नगण्य भी, लेकिन 1 इंच का अंतर भी मामले के परिणाम को पूरी तरह बदल सकता है। बात यह है कि अपराध स्थल और यह नई जानकारी, इसे मिलाकर कैली ने यह चोट खुद पर नहीं मारी थी। इसके अलावा कैली की उंगलियों पर गनपाउडर का अवशेष था, लेकिन यह इतना नहीं था कि यह पुष्टि हो सके कि कैली ने वह हथियार चलाया था। वास्तव में उसके हाथों में पाए गए अवशेष की मात्रा और गोली की दूरी ने यह साबित किया कि खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय कैली उस हथियार से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस बिंदु तक सभी की नजरें एक व्यक्ति पर थीं, कैली के पिता रोनाल्ड। आपने शायद सुना होगा कि किसी साथी, भाई बहन या यहाँ तक कि अजनबियों ने हत्या की हो, लेकिन एक पिता जो अपनी खुद की बेटी की हत्या कर दे, यह तो अविश्वसनीय है। लेकिन जांचकर्ताओं को यकीन था कि अगर किसी ने कैली की मौत में हाथ डाला तो वह उसका पिता रोनाल्ड ही था। लेकिन उन्होंने इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? यह रोनाल्ड के कृत्यों और कैली के हमले के बाद हुई घटनाओं की वजह से था। सबसे पहले रोनाल्ड का अपनी शर्ट से खून धोने की कोशिश करना पुलिस को भ्रमित कर रहा था। हालांकि अधिकारियों ने उसे रोक लिया और खून लगी शर्ट की तस्वीरें प्रमाण के रूप में ले लीं, लेकिन इसके बाद रोनाल्ड ने जो किया वह और भी अजीब था। अधिकारियों के मुताबिक रोनाल्ड बाहर गया, जमीन में गड्ढा खोदा और फिर खुद को मिट्टी से ढक लिया। इसके बाद रोनाल्ड ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया, जिसने पुलिस के संदेह को और बढ़ा दिया। अगर यह सब काफी नहीं था तो रोनाल्ड और कैली के फोन की सामग्री की जांच की गई और कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। पहली बात, कैली की मौत के समय रोनाल्ड ने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया। उसने असल में अपनी पत्नी और कैली की मां कैरेन को 5:38 सुबह के आसपास फोन किया। यह सब ऑब्वियस कारणों से अजीब था। अधिकारियों ने पाया कि रोनाल्ड ने कैरेन को तुरंत आने के लिए कहा था और इसी कारण वह मौके पर आई और कैली को सीपीआर देने की कोशिश की। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने रोनाल्ड और कैली के बीच के संदेशों की जांच की तो उनका खून ठंडा पड़ गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि रोनाल्ड अपनी बेटी से पूरी तरह से पागल था, लेकिन एक ओवरबेयरिंग पेरेंट की तरह नहीं। यह कुछ और ही बुरा था। कैली के संदेशों में लिखा था, डैडी, तुमने मुझे उस रात बहुत असहज महसूस कराया जब हम पी रहे थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती और मुझे तुम्हें हर बात बताने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपनी जासूसी और घुसपैठ से परेशान कर रहे हो। यहाँ तक कि जून 1 को भेजे गए ये आखिरी 2 संदेश थे। बस कुछ हफ्ते पहले की बात है जब यह दुखद हमला हुआ। लेकिन अगर यह काफी बुरा नहीं था
तो कुछ संदेश यह भी बताते थे कि रोनाल्ड अपनी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने इसे याद करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसी स्थितियों में यह हमेशा ऐसा ही होता है ना? पुलिस भी उतनी ही हैरान और गुस्से में थी जब उन्हें यह सब पता चला। लेकिन रोनाल्ड के संदेश और भी ज्यादा चिढ़ाने वाले थे। रोनाल्ड ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि तुम्हारी माँ मुझसे गुस्सा हो गई थी और मुझ पर हथियार तान दिया था। यहाँ तक कि जब कैली ने जून 1 को रोनाल्ड को संदेश भेजा कि वह इतनी जासूसी क्यों कर रहा है, तो उसने हर बात को नकार दिया और बस कहा कि वह फैक्ट फाइंडर है। इसके अलावा जब जांचकर्ताओं ने रोनाल्ड और कैली के बीच सबसे हालिया संदेश चेक किए तो वे भयानक तरीके से परेशान हो गए जब उन्होंने पाया कि रोनाल्ड ने कैली को उसके डेट के बाद समय पर घर वापस आने की धमकी दी थी और कहा था कि वह उसे ट्रैक करेगा। याद रखें, कैली 22 साल की थी, वह बच्ची नहीं थी जिससे कर्फ्यू के बारे में चिंता की जाए। तुम मुझे नहीं कह सकते कि यह एक ओवर प्रोटेक्टिव पिता की बात है। इन संदेशों से तो ऐसा लगता है जैसे यह कोई जलन रखने वाला बॉयफ्रेंड हो। इसके अलावा भले ही कैली अब अपने परिवार के साथ नहीं रह रही थी, रोनाल्ड उसके फोन की निगरानी कर रहा था बिना उसे बताए, जो कि बहुत डरावना और अजीब था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कैली ने क्या महसूस किया होगा। इस बिंदु पर जांचकर्ताओं को यकीन था कि रोनाल्ड कुछ छिपा रहा था, इसलिए 5 जुलाई को उसे पहले डिग्री हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बिना जमानत के जेल में रखा गया। रोनाल्ड का मुकदमा 2018 में हुआ और अभियोजन पक्ष के पास उनके स्टार गवाह थे, जिनमें कैली के दोस्त और उसका एक्स बॉयफ्रेंड पॉल सार्जेंट भी था। उनके बयान ने सभी को हैरान कर दिया। एक कैली की बचपन की दोस्त सोनिया हेस्टर ने गवाही दी कि कैली ने उसे बताया था कि रोनाल्ड ने एक तंग बहस के दौरान उसे शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया था। फिर दूसरी गवाही पॉल ने दी, जो कैली का ऑन एक्स बॉयफ्रेंड था। पॉल ने कहा कि 6 अप्रैल 2017 को कैली ने उसे फोन किया और उसकी आवाज से पॉल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अन्य गवाह मेगन स्वान ने भी गवाही दी कि रोनाल्ड और कैली के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जैसे दोस्त। मेगन ने याद किया कि रोनाल्ड ज्यादा शराब पीता था और अक्सर कैली को भी पीने के लिए दबाव डालता था। फिर कैली की मां कैरेन का बयान भी आया, लेकिन यह थोड़ा उलझन में डालने वाला था। उसने रोनाल्ड पर उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया और यहाँ तक कि उसने उन धमकियों से भी इनकार किया जिन्हें उसने रोनाल्ड से दिया था। आखिरकार पुलिस अधिकारी ने गवाही दी कि उसने रोनाल्ड को 29 जून को दरवाजे से बाहर जाते समय एक अजीब बयान देते हुए सुना था। रोनाल्ड ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने यह किया। अंत में अभियोजन पक्ष का मानना था कि यही हुआ। इसके बाद मुकदमे ने अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ते हुए खुद को खत्म किया। रोनाल्ड का मुकदमा लगभग 2 हफ्ते चला और 4 दिसंबर 2019 को जज थॉड बॉल्कमैन ने रोनेडली मैकमुलन को अपनी 22 वर्षीय बेटी कैली की पहले दर्जे की हत्या का दोषी ठहराया और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निर्णय के बाद करेन रो पड़ी और अव्यक्त रूप से रोने लगी। मुकदमे और सजा के दौरान रोनाल्ड का चेहरा बिल्कुल ठंडा और भावहीन था, जो बहुत डरावना था और यह दिखाता है कि वह असल में किस प्रकार का राक्षस है। कैली एक युवा और महत्वाकांक्षी महिला थी जिसके पास भविष्य के लिए बहुत कुछ था। आपातकालीन सेवाओं में काम करने वाली कैली एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान व्यक्ति थी, लेकिन कैली ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह उसी इमरजेंसी सेवाओं का शिकार बनेगी जो वह खुद प्रदान करती थी। उसकी मौत का कारण उसका पिता था, जिसे अपनी बेटी के प्रति बहुत ही बुरी और विकृत रुचि थी। कैली की मौत के बाद करेन दुर्भाग्यवश PTSD से पीड़ित हो गई। एक नर्स होने के नाते उन्हें हर प्रकार के मरीज देखने की आदत होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी बेटी को इस हालत में अपने घर में देखना, यह एक ऐसी याद बन गई है जो उनके दिमाग में बुरी तरह से अंकित हो गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या करेन भी रोनाल्ड का शिकार थी, लेकिन रोनाल्ड को जानकर मैं यह कह सकता हूँ कि वह जिस पर भी अपना अधिकार रखता था उस पर नियंत्रण पाने में सक्षम था। रोनाल्ड के घृणित कार्यों ने अपरिवर्तनीय परिणाम दिए और न केवल उसकी बेटी की जान ली, बल्कि उसने मैकमुलन परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चाहे वह कैली पर नियंत्रण खोने से गुस्से में था या वह नहीं चाहता था कि कोई यह जाने कि वह उसके साथ क्या कर रहा था, यह हम नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि रोनाल्ड एक बीमार, सड़ा हुआ और विकृत राक्षस था जिसने हर किसी को आहत किया। उसे कभी भी दिन की रोशनी देखने का हक नहीं होना चाहिए और वह नहीं देखेगा। हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि कैली के परिवार और दोस्तों इस दुखद नुकसान से उबर पाएंगे, क्योंकि कैली अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसी व्यक्ति के द्वारा समाप्त हो गई जिसने उसे सबसे पहले जीवन दिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियो के लिए मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बाय।